वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यात्रा। आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10 सीबीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर है, इसको शुरू करेंगे पढ़ना। ये एक पूरी सीरीज रहने वाली है जिसमें कुछ 10 से 15 वीडियोस रहेंगे, छोटे छोटे, तो उसमें से ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट क्या होते हैं, नेशनलिज्म की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई, भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, हाउ नेशनलिज्म रोज इन इंडिया, एंड आखिर में द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम थ्रू आउट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। What is nationalism? Nationalism is a kind of feeling. राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति के दिल में होती है, जिससे वो खुद को एक विशेष समाज के साथ जोड़ के देखता है। It means when a person is able to connect himself or herself with a certain society. और किसी आधार पे ही होता है कि या फिर जाति के आधार पे हो सकता है, या धर्म के आधार पे, या भाषा के आधार पे हो सकता है। अगर हम यूरोप का उदाहरण देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद भाषा के आधार पे आया है। भारत में हमारा कॉमन हिस्ट्री जो हमारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, वो मूल आधार है राष्ट्रवाद का। इसी तरह हम अपने आप को किसी समाज से, किसी ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट करते, कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होना चाहिए जिसपे हम कनेक्ट करते। तो नेशनलिज्म में ऐसे ही एक बैकग्राउंड भी होता है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि मेरे समक्ष, मेरे सामने 100 लोग हैं, जिसमें से मैं अपने आप को किन्हीं 50 लोग के साथ ही एसोसिएट कर पा रहा हूँ, उनके साथ ही जोड़ पा रहा हूँ, बाकी 50 के साथ मैं खुद को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। तो जिन 50 के साथ मैं खुद को जोड़ पा रहा हूँ, मैं और वो 50 लोग, हम लोग एक नेशन है। और जिनके साथ मैं नहीं जोड़ पा रहा हूँ वो भी दूसरा नेशन है, पर मैं उस नेशन का हिस्सा नहीं हूँ। मे भी कारण ये हो सकता है मैं मराठी बोलता हूँ और वो तेलुगु बोलते हैं, तो ठीक, आई रिस्पेक्ट देम, दे रिस्पेक्ट अस, बट तेलुगु वाले वो अलग ग्रुप, हम मराठी वाले अलग ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा इंडिया में नहीं होता, सिर्फ समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ मैं ये। तो दिस इज नेशनलिज्म। ब्रीफली आई समराइज इट। Nationalism is a kind of feeling in which a person is able to connect himself or herself with a certain group of people based on some common identity. मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी फीलिंग है जिसमें एक व्यक्ति खुद को एक विशेष समाज के साथ, एक समुदाय के साथ जोड़ पाता है किसी समानता के कारण। टेक्स्ट बुक में या डिक्शनरी में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल सकते हैं, आप उसको जरूर पढ़ के देखिए। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज नेशन स्टेट। जब एक समाज जो अपने आप को एक नेशन मानता है और वो समाज जब एक जगह रह रहा हो, तो वो एक जमीन पे रहता है, और वो जमीन और वो समाज में नेशनलिज्म, इसको मिला के नेशन स्टेट बनता है। एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, जो लोगों में एकता की, समानता की भावना होती है वो नेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समानता की भावना वाले लोग, दैट इज द पीपल विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, वो किसी एक ही गवर्नमेंट के अंडर रह रहे हो या किसी एक ही राजा के अंडर रह रहे हो। बिल्कुल मुमकिन है, जैसे कि यूरोप में हमने देखा जर्मन बोलने वाले लोग ऑस्ट्रियन एम्पायर में भी रहते थे, प्रशियन एम्पायर में भी रहते थे, कुछ जर्मन्स बेल्जियम के तरफ भी रहते थे। तो ये सारे जर्मन्स तो एक नेशन थे, क्योंकि भाषा एक थी, लेकिन अलग अलग राजाओं के कंट्रोल में थे। तो ये सारे जर्मन एक नेशन है, लेकिन एक स्टेट नहीं है। क्यों ये स्टेट नहीं है? बिकॉज इनके ऊपर कोई एक सरकार नहीं है, ये अलग अलग सरकारों के अधीन अलग अलग देशों में रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब यूरोप में लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, हम फ्रेंच अलग है, हम डच अलग है, हम जर्मन अलग है, हम इंग्लिश अलग है, तो जब ये अलग अलग भाषाओं के आधार पर लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन किया, अपनी पहचान को परिभाषित किया, तब इन लोगों ने कोशिश की कि अपने लिए एक अलग देश बनाया जाए, एक अलग जमीन हो जिसपे हम में से ही हमारे ही लोग हम पे शासन करें। और ऐसा करते हुए फिर आंदोलनों की शुरुआत हुई, रिवॉल्यूशंस शुरू हुए, और आगे चल के हम देखें कि इटली नाम का देश बना, बेल्जियम नाम का देश बना, जर्मनी नाम का देश बना, ऑस्ट्रिया नाम का देश। ऐसे यूरोप में बहुत सारे देश भाषा के आधार पर बने, और यहाँ पे रहने वाले लोग एक विशेष भाषा बोलते थे, और उन्होंने अपने लिए एक लैंड डिमार्केट कर दिया, एक लैंड डिसाइड कर लिया, उसी पे उन्होंने आपको एक साथ रखा, एक गवर्नमेंट बनाई उस लैंड की, और तब वो हुआ नेशन स्टेट। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा पड़ोसी है चीन, और दूसरा एक छोटा देश जो कि है था, पता नहीं क्या है, तिब्बत नाम का एक देश है, दलाई लामा जहाँ से आते हैं, वो तिब्बत मानता है, तिब्बत के लोग मानते हैं कि वो अलग देश है तिब्बत, उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास कोई ताकत नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, अमेरिका उन्हें हेल्प करता है, वो अलग मैटर है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो तिब्बत नाम का एक देश था जिस देश पे चाइना ने कब्जा कर लिया, और अभी अगर आज आप गूगल पे सर्च करोगे तो दिखाता है तिब्बत अंडर चाइना, वो दिखाता है, गूगल बताता है तिब्बत चाइना का एक रीजन है, जबकि तिब्बत मानता है कि हम अलग इंडिपेंडेंट सोवरीन संप्रभु देश है। तो यहाँ पे चाइना तो बोलता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, पर तिब्बत के लोग नहीं मानते कि हम चाइना के सिटीजन है। तो तिब्बत चाइना के गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो तिब्बत के लोग चाइनीज स्टेट का पार्ट है, लेकिन तिब्बत के जनता चाइना के जनता से, चाइनीज लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती। वो अपने आप को अलग मानते हैं, चाइनीज को अलग मानते हैं। वो मानते हैं कि चाइना ने जबरदस्ती ताकत के दम पे हम पे कब्जा किया है। तो तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ द चाइनीज स्टेट बट नॉट अ पार्ट ऑफ द चाइनीज नेशन। तो तिब्बत में सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन मैच कर रही है, नेशन के मैच नहीं कर रही। अब हम हमारा इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। हमारे इंडिया में आप चाहे मराठी बोलो, गुजराती बोलो, तेलुगु, तमिल, या भारत की अन्य कोई भी भाषा बोलो, आप किसी भी राज्य में रहो, आपका कल्चर में फर्क है, आपकी भाषा में फर्क है, हमारे फिजिकल फीचर्स में फर्क होता है, बट स्टिल ऑल ऑफ अस बिलीव इन द सेम थिंग, दैट वी आर इंडियन।
So in spite of all these diversities, इतनी भिन्नताएं होने के बावजूद भी हम अपने आप को भारत से कनेक्ट करते हैं। तो हम एक नेशन भी है बिकॉज वी आर इंडियन, और हम एक स्टेट भी है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, पूरा जो हमारा लास्ट ईयर अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में देखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, हम इंडियन नेशन भी है, स्टेट भी है। आई होप आपको नेशन स्टेट ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अब हम देखेंगे हाउ नेशनलिज्म डेवलप व्हेन एंड वेयर। इससे पहले कि हम देखें कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, हम ये देख लेते हैं राष्ट्रवाद कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। राष्ट्रवाद की शुरुआत हम देख चुके हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर में हम देख चुके हैं यूरोप से हुई। इसके बीज तो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में ही बो दिए गए थे, बट इसका एक्सप्रेशन सामने आना शुरू हुआ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से, जहां पे 19वीं शताब्दी जहां पे बहुत सारे नए नए देश यूरोप में अस्तित्व में आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1779 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत थी, यहां से बीज बोना शुरू हुआ था, और असल में नेशनलिज्म दिखना शुरू हुआ 19th सेंचुरी 1800 वाले शतक से। राष्ट्रवाद की शुरुआत को अगर हमें समझना है तो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी राज्य क्रांति की तरफ पहले जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर, पिछले साल जो आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसमें कुछ बड़े फिलोसोफर्स के नाम है जैसे कि रूसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, इन जैसे, इनके अलावा कुछ और भी फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे, और इन पॉलिटिकल थिंकर्स ने लोगों के सोच को एक नया डायमेंशन दिया, एक नया आयाम दिया। लोगों ने एक नए तरीके से सोचना शुरू किया, और यहीं से शुरुआत हुई नेशनलिज्म की। व्हेन नेशनलिज्म स्टार्टेड टू राइज, नेशनलिज्म के उदय के साथ साथ लोगों की खुद के बारे में सोच बदल गई। लोगों ने खुद को ही रिडिफाइन किया, लोगों ने खुद के अस्तित्व को पुनः परिभाषित किया। लोग अपने बारे में दोबारा सोचने लगे। क्या सोचने लगे? जैसे कि लोगों को अपने अधिकारों का एहसास हुआ, लोगों को समझ में आने लगा राजा के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग। ओके, राजा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन राजा के प्रति निष्ठा ही सब कुछ नहीं है, राजा की भी कर्तव्य होते, राजा ने वो भी पूरे करनी चाहिए। लोगों ने अपने हक मांगना शुरू कर दिया। सही गलत लोगों को समझ में आने लगा। अब लोग आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा करने को तैयार नहीं थे। ये सोच है जिसने नेशनलिज्म की शुरुआत की दुनिया में। और जब लोगों ने अपने आप को पुनः परिभाषित किया, उनकी सोच बदलने लगी, तो साथ ही साथ उन्होंने कई सारे चिन्हों का इस्तेमाल किया। कई सिंबल्स मीन्स नेशनल फ्लैग हम जिसको बोल सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप लोगों ने देखा है रेड कैप, लाल टोपी, जो कि आज़ादी का प्रतीक था, गुलामी से मुक्ति का प्रतीक था। स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, निरंतरता, इटर्निटी का सिंबल था। स्पेक्टर, लास्ट जो हमने सिंबल्स पढ़े हैं उसमें हमें देखिए ये सारे सिंबल्स, और उस तरह गाने लिखे गए। जैसे कि फ्रांस में मार्शलिस्ट नाम का सॉन्ग लिखा गया था, जो गाते हुए फ्रांस के लोग लड़ाई के लिए गए थे बाकी देशों के साथ, फ्रांस की जनता। जैसे भारत में हम लोग जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, इस तरह के सॉन्ग ने हमारे आज़ादी के लिए लड़ने वाले योद्धाओं को कनेक्ट किया। तो इस तरह सिंबल्स, सॉन्ग्स, लिटरेचर ने भी नेशनलिज्म को बूस्ट करने में, बढ़ावा देने में बड़ा अहम रोल अदा किया। और जब लोगों को ये एहसास हुआ कि हम एक है, हम कॉमन लोग एक तरह के, हम आम जनता, हम जैसे कि मैं फ्रांस का एग्जाम्पल लूँगा, हम थर्ड स्टेट, हम एक है, तो हमें अपने कंट्रोल का राजा चाहिए। और बाद में अगले सेंचुरी में, दैट इज 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, लोगों ने अपने खुद भाषा के आधार पर खुद के देश बनाने की कोशिश की। नेशनलिज्म तो आ चुका था, लोग अपने आप को किसी से कनेक्ट कर रहे थे नेशनलिज्म में, तो किसी और ग्रुप से डिस्कनेक्ट कर रहे थे। देखो, नेशनलिज्म में दोनों चीज़ें, आप अपने आप को किसी ग्रुप से कनेक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो, कहीं से तो डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो जब कनेक्शन डिस्कनेक्शन की प्रोसेस जब होने लगी, तो लोगों ने खुद के लिए एक अपना खुद का हक का देश मांगना भी शुरू किया। और उसके लिए लोगों ने फिर आंदोलन की एक श्रृंखला ही शुरू कर दिया। सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूरोप व्हिच वर एमिंग टू क्रिएट द नेशन स्टेट। और इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के साथ साथ ही राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का कंसेप्ट भी परवान चढ़ने लगा, आगे बढ़ता चला गया। और इस तरह यूरोप में 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में कई सारी रेवोल्यूशंस हुई, जिसमें कई सारे नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। मेनी न्यू नेशन स्टेट इमर्ज्ड थ्रू द रेवोल्यूशंस इन द यूरोप थ्रूआउट द 19th सेंचुरी। द बिग कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली were few of such big countries। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे कि बाकी औपनिवेशिक कॉलोनीज में हुई थी, अपने औपनिवेशिक देशों में, जिनको इंग्लिश में हम कॉलोनीज बोलते हैं। तो इंडिया वॉज नॉट अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो कैसे हुई, ये तो जवाब नहीं हुआ ना। कोई बोले फोटो कैसे खींचते, वैसे खींचते जैसे खींचते, ये जवाब थोड़ी हुआ। तो इसीलिए देखते हैं भारत में कैसे शुरुआत हुई और बाकी कॉलोनीज में भी कैसे हुई। ऑलमोस्ट ऐसे ही हुई थी। कॉलोनीज के लोगों ने, जो शिकार थे, जो कि गुलाम बन चुके थे कॉलोनाइजर्स के, साम्राज्यवादी शक्तियों के गुलाम बन चुके लोगों ने इंपीरियल पावर्स के टॉर्चर से परेशान होकर उनकी अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू की, उनके अगेंस्ट लड़ना शुरू किया। हम इसको बोल सकते हैं कॉलोनीज में राष्ट्रवाद की शुरुआत औपनिवेशिकवाद के विरुद्ध हुई और नेशनलिज्म स्टार्टेड टू बिगिन इन कॉलोनीज बाय अपोजिंग और फाइटिंग अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म। और सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो आजादी की लड़ाई के साथ भारत में
राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। पहले हमने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया और वही लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भी आ गई। तो अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया, हमारे देश पे कब्जा किया, अत्याचार करना शुरू किया, हमारे ऊपर लूटना शुरू किया हमारे देश को, और जिससे हमारे लोगों की लाइफ, जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। तो हमने सोचा कि अब हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, तो हमने उनसे लड़ना शुरू किया। तो हमने अंग्रेजों से जो लड़ना शुरू किया तो काफ़ी पहले कर दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सबसे पहला एक्सप्रेशन था हमारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का। बहुत बड़ी चीज़ थी, आज़ादी की जंग की शुरुआत थी। उसके पहले भी छोटे मोटे इवेंट बहुत हुए थे, पर अब तक का सबसे बड़ा था। और उसके बाद तो फिर जो सीरीज़ शुरू हुई जो 1947 में ख़त्म हुई, हमें आज़ादी मिली। और इस पूरी जर्नी में हम लोग अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। और जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो वही हुआ जो जनरली होता, मैं भी परेशान, आप भी परेशान, मराठी भी परेशान, गुजराती भी परेशान, बिहारी भी परेशान, राजस्थानी भी परेशान, सब अंग्रेजों से परेशान थे और हम सब लोग लड़ रहे थे। तो हमारा दुश्मन कॉमन था। हमारे अंदर और क्या समानताएं थी? हम सब शोषित, एक्सप्लॉइटेड पीपल थे। हमारी लाइफ अंग्रेजों ने खराब की हुई थी, तो हम सब लोग लड़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, जब हम लड़ रहे थे ना, तो एक दूसरे के लिए हमारे दिल में सिंपैथी आई, हम एक दूसरे के लिए सेंसिटिव हो गए। एक तरह का बॉन्ड क्रिएट हो गया जब हम कॉमन दुश्मन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और जब वो ऐतिहासिक दिन आया जब हम लोगों ने हमारे दुश्मन को हरा दिए और जब वो भारत से निकलने के लिए मजबूर हो गया हमारी मेहनतों की वजह से, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम अलग अलग बटेंगे नहीं, अब नहीं बटेंगे। अंग्रेज़ों के आने के पहले बटे हुए थे, अंग्रेज़ों ने हमें बहुत परेशान किया। अब जबकि हम उनको भगा रहे हैं, अब हम वापस नहीं बटेंगे। हम हमारा एक देश भारत बनाएंगे, हम हिंदुस्तान बनाएंगे, और हमने हिंदुस्तान बनाया। सो वी बिकेम द नेशन स्टेट। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे ये हिंदुस्तान बनने की प्रोसेस, ये तो हुई, नेशनलिज्म ऐसे आया, कैसे आया, दो बड़ी मूवमेंट वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये तो थी हमारी समानता कि हमारा दुश्मन एक था, हमारा अत्याचार जो हम पे कर रहा था, हमारे ऊपर होने वाली अत्याचार शक्तियों का सोर्स एक था। लेकिन इसमें ट्विस्ट भी है, हमारे अंदर डिफरेंसेस भी थे। क्या डिफरेंसेस थे? अंग्रेजों ने आके भारत को गुलाम बनाया और भारतीयों को प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया, परेशान किया। तो सबकी परेशानी एक जैसी नहीं थी। किसी को एक तरह की परेशानी हो रही, किसी को दूसरे तरह की परेशानी हो रही, किसी को ज़्यादा परेशानी हो रही, किसी को कम परेशानी हो रही। जिसमें से हम दलित समाज का एग्जाम्पल लेंगे। दलित समाज को अंग्रेजों के आने के बाद सबसे कम तकलीफ पहुंची। क्यों सबसे कम तकलीफ पहुंची? बिकॉज दे वर ऑलरेडी एट द लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी। वो समाज के सबसे निचले तबके के थे। उनके साथ उनकी लाइफ इतनी मतलब खराब थी कि उससे खराब होने का चांस ही नहीं था। तो अंग्रेज और क्या बिगाड़ लेगी उनका? तो उन पर सबसे कम असर पड़ा। लेकिन अलग अलग लोगों पे, किसानों पे, छोटे किसानों पे अलग असर पड़ा, बड़े किसानों पे अलग असर पड़ा, व्यापारियों पे अलग असर पड़ा, और जो छोटे मोटे बिजनेस, सब पे अलग अलग असर पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अंग्रेजों के आने से फ़ायदा हुआ। कुछ व्यापारी समाज के लोग, कुछ बड़े किसान, जमींदार, जागीरदार, जिन्हें अंग्रेजों ने ज़मीनें, जागीरें दे दी थी, लैंडलॉर्ड्स, उनको अच्छा ही हुआ, उनको फ़ायदा हुआ। तो कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ। बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस suffered the British rule, but the sufferings differed, intensity of the sufferings differed. So इसलिए थोड़ा सा लोगों को वापस एक प्लेटफॉर्म पे लाना जहाँ पे वो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होके एक सक्षम संघर्ष कर सके, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और इसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए भारतीय राजनीति के पर्सपेक्टिव में एक नए राजनीतिक किरदार का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, जिन्हें उस समय लोग प्यार से बापू भी कहा करते थे। अब जब गांधी जी आए तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। जल्दी वो कांग्रेस में एक बहुत बड़े फिगर बन गए और कांग्रेस ने उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान भारतीय आज़ादी के संघर्ष में, अगर हम बोल सकते हैं, बहुत सारे, पर सबसे बड़ा अगर हम बोल सकते हैं तो उन्होंने भारत के विभिन्न सोशल ग्रुप्स को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को एक साथ जमा किया, एकजुट किया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया। उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों को, अमीर हो या गरीब हो, जो भी कांग्रेस के साथ कामयाबी से जोड़ा। और इस तरह इंडिया की जो लोगों की शक्ति, भारतीय लोगों की शक्ति को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया कांग्रेस के साथ, और इसी कांग्रेस के साथ आगे चल के अंग्रेजों को भगाया। लेकिन जैसे कि ह्यूमन नेचर है, कहीं पे भी अगर इंसान हो तो ऐसा होगा ही। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो वहाँ भी थे, कांग्रेस के अंदर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। और कुछ ऐसे भी ग्रुप थे जो कि कांग्रेस के साथ थे ही नहीं, कांग्रेस के अगेंस्ट थे। उनको लगता था कि कांग्रेस सही तरीके से काम नहीं करी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस तो होने ही थे। जैसे कि एग्जाम्पल देंगे, महात्मा गांधी एक अलग कैरेक्टर है, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। पर मैं एक दूसरे कैरेक्टर का भी नाम लेता हूँ जिनका भी आज़ादी में उतना ही योगदान माना जाना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के भी नाम हमें रिस्पेक्ट से ही लेने पड़ेंगे। इनका भी कंट्रीब्यूशन को किसी भी शर्त पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन तरीके देखो, गांधी जी का तरीका, कांग्रेस का तरीका अलग था, इनका तरीका अलग था, लेकिन नीयत दोनों की समान रूप से प्योर थी और शुद्ध थी, अंग्रेजों को भगाना। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट तो ह्यूमन नेचर है, वो तो होगा ही होगा। तो हमको अब इस चैप्टर में क्या देखना है? हमको इस चैप्टर में बेसिक चीज़ों पर फोकस करना है। गांधी जी ने जब भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, व्हेन गांधी जी एंटर्ड इनटू द इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी
आंदोलन मूवमेंट चले, कुछ बड़े आंदोलन किए, जिसमें से 2 आंदोलन हमें इस सीरीज में देखने हैं, इस चैप्टर में देखने हैं। एक आंदोलन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और दूसरा देखना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 2 मूवमेंट हमें देखना है और 3 चीज़ों पर फोकस करना है। जब हम ये 2 मूवमेंट्स देख रहे हैं, वो 3 चीज़ें कौन सी है जिस पर हमें फोकस करना है? सबसे पहले कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ये पहली चीज़। हमें दूसरी चीज़ देखनी है, इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे नेशनलिज्म ने भारत में भी लोगों की सोच बदल डाली। तो बस इतना ही हमें इस वीडियो में था। अगर आपको लगता है कि ये काम का होने वाला है तो हमारे साथ बने रहिए। आपको पता है बने कैसा रहना है। सो आई होप लेट कीप लर्निंग बाय बीइंग विद स्टडी यात्रा। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ यू। गुड बाय।